अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपना हीमोस्टैसिस का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे कोगुलेशन कैस्केड, जो कि हमारा थर्ड स्टेप था। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि थर्ड स्टेप में एक्टिवेशन होगी क्लॉटिंग फैक्टर्स की और फिब्रिन की फॉर्मेशन होगी। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अब। अच्छा, कोगुलेशन कैस्केड में होता क्या है? इसमें सबसे पहले तो देखा जाए 3 चीज़ें होती हैं, एक एंजाइम, एक सबस्ट्रेट और एक कोफैक्टर। सबस्ट्रेट वो होता है जो इनएक्टिवेटेड होता है, इनएक्टिवेटेड प्रो एंजाइम होता है, मतलब एंजाइम से पहले की जो चीज़ एक्टिवेटेड नहीं है वो चीज़ वो है। एंजाइम वो होता है जो एक्टिवेटेड होता है कोगुलेशन फैक्टर। जो कोगुलेशन फैक्टर एक्टिवेटेड हो जाएगा उसको आप एंजाइम कहेंगे, मतलब ये एक्ट करेगा। और जो को फैक्टर होता है वो सिंपली एक्सीलेटर होता है, जो कि प्रोसेस को एक्सीलेट करेगा, उसको कैटलिस्ट एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेगा। अब ये जो कोगुलेशन कैस्केड है इसके 2 पाथवेज हैं, एक है इंट्रिंसिक पाथवे और एक है एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है वो थोड़ा छोटा होता है और इंट्रिंसिक पाथवे जो है वो थोड़ा लंबा होता है, एज यू कैन सी। और एक्सट्रिंसिक पाथवे जो होता है वो एक्टिवेट होता है जब एंडोथेलियम में टिश्यू फैक्टर मौजूद हो किसी भी इंजरी के बाद, और इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है कोलेजन से, जब कोलेजन एंडोथेलियम में हो। अच्छा, अब हम एक एक करके दोनों पाथवेज को पढ़ेंगे और फिर में हम डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। जब भी एंडोथेलियम में कोलेजन हमें दिखेगा, मतलब बॉडी में दिखेगा कोलेजन एंडोथेलियम में इंजर्ड जगह पे, तो वो एक्टिवेट कर देगा 12 को, फैक्टर 12 को। अच्छा, तो कोलेजन जो है वो फैक्टर 12 को एक्टिवेट कर देगा 12A में, सही है। फिर ये बन जाएगा 12A, मतलब एक्टिवेटेड एंजाइम बन जाएगा ये, और फिर ये एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेगा दूसरे रिएक्शन के लिए, जो है 11 को कन्वर्ट करना 11A में। इसी तरह ही 11A एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेगा 9th के लिए, फैक्टर 9 के लिए, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा 9th A में, सही है। अभी हम यहाँ के इसको स्टॉप करते हैं। हम दूसरा पाथवे देखते हैं, जो कि है एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है जब टिश्यू फैक्टर हमारी एंडोथेलियम में पाया जाए। ये क्या करता है, ये 7th को, फैक्टर 7 को एक्टिवेट कर देता है 7th A में। और फैक्टर 7 जो है, अच्छा देखिए अब 7th आ गया, फैक्टर 7। अब इंट्रिंसिक पाथवे का फैक्टर 9 और एक्सट्रिंसिक पाथवे का फैक्टर 7 अलॉन्ग विद टिश्यू फैक्टर एंड फैक्टर 8A, ये बनाते हैं टीनेज कॉम्प्लेक्स। ये एक कॉम्प्लेक्स होता है जो बना होता है फैक्टर 9A एंड फैक्टर 7A पर, और इनके साथ ये फैक्टर 8A और टिश्यू फैक्टर भी होते हैं। और ये क्या करता है, टीनेज कॉम्प्लेक्स ये एक्टिवेट करता है फैक्टर 10 को 10A में, फैक्टर 10A में, सही है। टीनेज कॉम्प्लेक्स क्या होता है, टीनेज कॉम्प्लेक्स बना होता है 9th A एंड 7th A का, और ये एक्टिवेट करता है फैक्टर 10 को फैक्टर 10A में। अब फैक्टर 10A फाइनली क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन जो कि फैक्टर 2 है, इसको कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में, एक्टिवेटेड फैक्टर में, ये एक्टिवेटेड है फॉर्म, सही है। थ्रोम्बिन अब हमारे पास फाइनली बन गया। अब थ्रोम्बिन क्या करेगा, वो फाइब्रिनोजिन को कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन क्लॉट में। थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजिन को कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन क्लॉट में। फाइब्रिन क्लॉट क्या करेगा, फाइब्रिन क्लॉट मेशवर्क बनाएगा और वहाँ सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लग बना देगा, ख़त्म बात। ये हो जाएगा फिर हमारे पास हमारा थर्ड स्टेप, जो कि ये था एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन, जो कि हमने देख लिया कैसे हुआ। थ्रोम्बिन टिश्यू फैक्टर था, फॉस्फोलिपिड कॉम्प्लेक्स जो थे, जो कि कोगुलेशन फैक्टर्स थे, वो उन्होंने थ्रोम्बिन को एक्टिवेट किया, थ्रोम्बिन ने फाइब्रिन को एक्टिवेट किया, पॉलीमराइजेशन हुई और बन गया ये पूरा सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लग। अच्छा, ये जो थ्रोम्बिन टाइम होता है ये असेस करता है एक्सट्रिंसिक पाथवे के प्रोटीन्स को, सिंपली ये बात है। और जो प्रोथ्रोम्बिन पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम होता है वो असेस करता है, तो देखता है इंट्रिंसिक पाथवे के प्रोटीन्स के फंक्शन को, सिंपली डेफिनेशन है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ डेफिशिएंसीज़ हैं जिसमें बुक में लिखी हैं, वो हम देखते हैं। फैक्टर्स की डेफिशिएंसीज़ होती हैं तो उनसे मतलब किस कदर ब्लीडिंग होगी, मॉडरेट, माइल्ड, ज़्यादा, सीवियर, ये देखते हैं। अच्छा, मॉडरेट टू सीवियर ब्लीडिंग होगी किन फैक्टर्स की डेफिशिएंसीज, वो फैक्टर्स हैं
फैक्टर 5, फैक्टर 7, फैक्टर 8, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10, इनकी जब फैक्टर्स की डेफिशिएंसीज होंगी हमारी बॉडी में तो मॉडरेट टू सीवियर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होंगे हमारी बॉडी में। सही है। जब फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी होगी हमारे पास तो हमारे पास माइल्ड ब्लीडिंग होगी, और जब फैक्टर 12 की ब्लीडिंग होगी डेफिशिएंसी होगी तो बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं होगी। जब फैक्टर 12 की डेफिशिएंसी होगी तो बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं होगी हमारी बॉडी में। इनफैक्ट थ्रोम्बोसिस होने का हमारे पास ख़तरा होगा जब फैक्टर 12 की डेफिशिएंसी होगी। अच्छा, ये हो गए हमारे पास डेफिशिएंसीज़ की बातें। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, वो ये है कि जो थ्रोम्बिन है, जहाँ ये जो थ्रोम्बिन है ये, और हमने इससे पहले थ्रोम्बिन का बहुत नाम सुना है हीमोस्टेसिस में। तो अब देखना ये है कि थ्रोम्बिन के क्या क्या फंक्शंस हैं हमारे पास हमारी बॉडी में। हम फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहला तो फंक्शन हमने अभी पढ़ा है कि फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा फाइब्रिन जो कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में, क्लॉट में, ताकि हमारे पास सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लग बन जाए। सही है। फिर सेकंड है कि प्लेटलेट की एक्टिवेशन करवाता है। जब मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, जब सेकंड स्टेप होता है यहाँ प्लेटलेट की जहाँ एक्टिवेशन होनी होती है, इसमें प्लेटलेट की एक्टिवेशन में थ्रोम्बिन हमारे पास काम इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लास्ट लेक्चर में पढ़ाया मैंने, वो आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, थर्ड इम्पोर्टेंस क्या है कि प्रो इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स देता है। जब प्रो इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स कैसे देता है, जब ये प्लेटलेट की जहाँ जैसे एक्टिवेशन कर रहा होता है तो एक्टिवेशन कैसे करता है, वो PARS होते हैं, ये रिसेप्टर्स होते हैं प्लेटलेट्स पर जिन पे एक्ट करके ये प्लेटलेट की एक्टिवेशन करता है। और ऐसे ही ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स पे, एंडोथेलियम वगैरह पे होते हैं। ये रिसेप्टर्स इन्फ्लेमेटरी सेल्स पर और एंडोथेलियम पर भी होते हैं, जिन पर ये एक्ट करके प्रो इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स देता है। थर्ड इसका फंक्शन है कि एंटी कोगुलेंट इफेक्ट्स देता है, कि मतलब ये मज़ीद कोगुलेशन होने से रोकता है बॉडी में हमारी, एंटी थ्रोम्बिन बना के। जो थ्रोम्बिन है ये एंटी कोगुलेंट एक्ट करता है, जो हम अभी आगे लेक्चर में मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये है हमारे पास इम्पॉर्टेंट बात कि जो ये फिब्रिन का क्लॉट बन रहा है उसको हम रोकें कैसे, क्योंकि अगर वो बनता गया इस तरह तो बिल्कुल पूरा थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। पूरी आर्टरी हमारे पास वेजल जो है, पूरी जो वेजल है वो तो ऑब्लिटरेट हो जाएगी, उसका ल्यूमेन हो जाएगा। अगर होता गया थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, बहुत सारा क्लॉट बन जाएंगे बहुत। तो होता क्या है, हमारे पास बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे पास इनहिबिट करते हैं। एक उनमें से होता है प्लाज्मिन, जो कि फाइब्रिन को ब्रेक डाउन करता है फाइब्रिन को, और उसे रोकता है कि बस बहुत बना लिए क्लॉट, अब ख़त्म करो। अच्छा, और एक जो ब्रेक डाउन पार्ट्स होते हैं फाइब्रिन के, उससे हमें उनको कहते हैं फाइब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स, और उनसे हमें पता चलता है कि थ्रोम्बोटिक स्टेट हमारी बॉडी में क्या है, मतलब हमारी बॉडी में कितना थ्रोम्बोसिस हो गया है, कितना होने वाला है। तो प्लाज्मिन का ये काम है कि वो फाइब्रिन का ब्रेक डाउन करता है ताकि थ्रोम्बोसिस की स्टेट पर चल जाए, थ्रोम्बोसिस और मज़ीद हम थ्रोम्बोसिस से बचा सकें। अब हम एक दफ़ा फिर से रिवाइज करेंगे। कोगुलेशन कैस्केड होता है थर्ड स्टेप, जो कि क्लॉट बनाता है और फाइब्रिन की फॉर्मेशन करता है, जिससे सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लग बनता है। कोगुलेशन कैस्केड के 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं, कह लें। एक होता है सबस्ट्रेट, एक होता है एंजाइम, एक होता है कोफैक्टर। सबस्ट्रेट जो होता है इनएक्टिव एंजाइम होता है, एंजाइम जो होता है एक्टिवेटेड होता है, कोफैक्टर जो होता है एक्सीलेटर होता है सीधा। कोगुलेशन कैस्केड के 2 स्टेप्स हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो है कोलेजन से एक्टिवेट होता है और एक्सट्रिंसिक जो है वो टिश्यू फैक्टर से एक्टिवेट होता है। इंट्रिंसिक पाथवे में जो कोलेजन होता है तो वो एक्टिवेट करता है 12 को 12A में, 12A एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है 11 पर, वो 11A बनाता है। अब वो 11A एज अ कैटलिस्ट एक्ट करके 9 से 9A बनाता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे टिश्यू फैक्टर से एक्टिवेट होता है और वो 7 को 7A में कन्वर्ट करता है।
फिर ये हमारे पास बनता है टीनेज कॉम्प्लेक्स जो कि फॉर्म बनता है 9A और फैक्टर 9A एंड 7A से। ये दोनों मिलकर फैक्टर 10 को फैक्टर 10A में एक्टिवेट कर देते हैं। फैक्टर 10A विद द हेल्प ऑफ को फैक्टर 5A कन्वर्ट करता है फैक्टर 2 जो कि प्रोथ्रोम्बिन है उसको थ्रोम्बिन में, जो कि एक्टिवेटेड है। थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट करता है फाइब्रिन फ्लॉट में, जो कि बाद में फाइब्रिन मेशवर्क बना के सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लग बना लेता है। ये हो गया हमारा सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लग। और थर्ड स्टेप प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है वो असेस करता है एक्सट्रिंसिक पाथवे को, उसके फंक्शन को, और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो होता है वो इंट्रिंसिक पाथवे के फंक्शन को असेस करता है। कुछ हमारे पास यहाँ डेफिशिएंसीज हैं जो कि हैं मॉडरेट टू सीवियर डेफिशिएंसी फैक्टर 5, फैक्टर 7, 8, 9 एंड 10 की डेफिशिएंसी में होती है ब्लीडिंग। माइल्ड ब्लीडिंग जो होती है वो फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी में होती है, और जो फैक्टर 12 की डेफिशिएंसी में बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं होती, जबकि थ्रोम्बोसिस हो जाती है। हम अब थ्रोम्बिन के फंक्शंस देखेंगे। पहला फंक्शन है फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करना, जो ये अभी हमने पढ़ा है। दूसरा है प्लेटलेट की एक्टिवेशन होना, PARS रिसेप्टर्स जो होते हैं उनकी मदद से। प्रो इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट जो देता है वो भी PARS रिसेप्टर की मदद से देता है, और एंटी कोगुलेंट इफेक्ट जो होते हैं वो भी देता है थ्रोम्बिन, जो कि हेल्प करते हैं मज़ीद क्लॉट्स की फंक्शन मज़ीद क्लॉट्स के बनने में, ताकि थ्रोम्बोसिस ना हो सके। जो प्लाज्मिन है हमारे पास हमारी बॉडी में, वो प्लाज्मिनोजेन से कन्वर्ट होकर प्लाज्मिन बनता है। वो हेल्प करता है फाइब्रिन के ब्रेकडाउन में, ताकि मज़ीद फाइब्रिन ना बन सके और ना थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सके। फाइब्रिन के जो ब्रेकडाउन पार्ट्स हैं उनको कहते हैं फाइब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स, और वो हमें हेल्प करते हैं थ्रोम्बोटिक स्टेट्स हमारी बॉडी की मालूम करने में, कहते कितना थ्रोम्बोसिस हो चुका है। यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार इसका लास्ट पार्ट रह गया है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। फिर हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है थ्रोम्बोसिस। सो स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।